गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने फैराडे का प्रथम नियम पढ़ा था और 12th क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग फैराडे के नियम पढ़ रहे हैं। तो फैराडे का जो प्रथम नियम था वो मैंने आपको कराया था और उसमें हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि W = m/nf × IT होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी चीजें मैंने बता दी थी, कौन सी चीज को क्या कहते हैं। W जो है वो ग्राम में मात्रा है पदार्थ की, m जो है वो अनुभार है, n त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, f फैराडे है, 1 फैराडे बराबर 96,500 होता है, ठीक है। 1 f बराबर होता है 96,500। I जो है वो धारा है और T जो है यहाँ पर टाइम है, ठीक है। Q बराबर IT होता है, ये आपको पता है। Q आवेश को कहते हैं और I जो है वो धारा है और T टाइम है, ठीक है। यहाँ तक हमने ये करा था। तो उसी से संबंधित एक और न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ, एक सवाल हम करके देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो ये कह रहा है, उसने एक रिएक्शन दी है, एल्युमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन और Al में बदल रहा है, यानी कि एल्युमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Al में बदल गया। फिर आगे पूछ रहा है, कहता है कि 40.5 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त करने के लिए कितने कूलम आवेश की आवश्यकता होगी, ये पूछा उसने, ठीक है। तो जब भी आपको केमिस्ट्री में फिजिक्स में न्यूमेरिकल करना हो ना, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसमें ये देख लेते हैं कि दिया क्या है, गिवन क्या है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं कि गिवन क्या है। तो गिवन इसमें क्या है कि n, सबसे पहले तो n देखो, n यहाँ पर कितने हैं, 3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों को वो ग्रहण कर रहा है ना, तो n भी क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉनों, 3 हो गया। अब उसके बाद में फैराडे अपने को 96,500 याद ही रखना है इसको, तो ठीक है। ये फिर क्या चीज है, 40.5, तो W दे दिया हमने को 40.5 ग्राम, ये W दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने को जो ये फार्मूला मैंने लिखा था, इसके अकॉर्डिंग अपने को m की जरूरत पड़ेगी। तो एल्युमिनियम का m जो है अनुभार आपको याद रखना है, 27 होता है, 27 होता है, ठीक। IT जो है इसमें अपने से कूलम पूछा है, तो अपन IT की बजाय सीधा Q लिख देते हैं, Q अपने से पूछा है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें गिवन हो गई हैं, ये दी हुई हैं। फार्मूला अपना क्या था, W = m/nf × IT, ये फार्मूला है ना। तो मैंने कहा कि Q बराबर जो है वो IT होता है, तो IT की जगह अपन क्या रखते हैं, Q रख देते हैं। कोई दिक्कत किसी को, Q ही पूछा उसने, तो Q को ज्ञात कर लेते हैं। तो Q ज्ञात करने का फार्मूला क्या बन जाएगा, देखो Q = क्या आएगा, W × NF बटा M, ऐसे आ जाएगा। W कितना दिया उसने, कहता है कितना, 40.5 ग्राम इनटू N कितने हैं, 3 है, फैराडे कितना है, 96,500 है, अपॉन M उसने कितना दिया है, 27 है, ठीक है। तो ऐसे करके आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी सीधी। जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आंसर इसका आ जाएगा 4.3 × 10⁵ कूलम। ठीक है भाई, ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है, इसको कर लोगे। इस तरीके के कोई भी, मतलब इनमें से अपन से कोई भी चीज पूछी जा सकती है। n पूछा जा सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे या कितने ग्रहण करेंगे, W पूछा जा सकता है, n पूछा जा सकता है, Q पूछा जा सकता है। तो ये सवाल जो है आपको इस तरीके से इसमें कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलो अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा विद्युत अपघटनी चालकों में चालकता एवं चालकता, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके ऊपर भी आपको सीधे सवाल ही आएंगे, कोई थ्योरी नहीं आएगी, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा न्यूमेरिकल आएगा इस पे। तो देखो कैसे करना है, विद्युत अपघटनी
चालकों में चालकत्व तथा चालकता, ये तो अपने टॉपिक का नाम हो, ये अपने को पढ़ना है इसमें। तो अपने क्या करेंगे, इसके अंदर ना कुछ फार्मूले बनाएंगे, छोटे छोटे फार्मूले हैं, बस वो फार्मूले आपको सीख लेने हैं कि किस तरीके से बनेंगे, फिर उसके बाद में अपन क्या कर देंगे, उसको सीधा न्यूमेरिकल के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है भाई, चलो। तो देखो, विद्युत अपघटनीय चालकों के अंदर चालकता या चालकत्व जो है उसका मापन कैसे किया जाता है। तो फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा होगा, प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध आपने पढ़ा है, प्रतिरोध के बारे में हम जानते हैं। और प्रतिरोध जब हम पढ़ते हैं ना अपने, तो ओम का नियम आता है साथ में, अगर याद होगा आपको, ओम का नियम आता है। तो यहाँ हम शुरुआत जो है वो ओम के नियम से करेंगे। ओम का नियम क्या कहता है, एक्चुअल में ओम का नियम ये है, I is equal to V upon R। ये ओम का नियम I is equal to V upon R। अगर आप इसकी परिभाषा को देखेंगे तो ओम के नियम के अनुसार किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो है उस चालक में प्रयुक्त वोल्टता और प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होती है। ये ओम का नियम है, याद नहीं करना, हमको याद नहीं करना है, ठीक है। तो I is equal to V upon R होता है। अब देखो, अगर हम चालकत्व की बात करें, चालकत्व, ठीक, इंग्लिश में ना इसको कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस में C आ रहा है तो अपन इसको C से प्रदर्शित करेंगे, चालकत्व को किससे प्रदर्शित करेंगे, C से, क्योंकि स्पेलिंग में C से स्टार्ट होगा इसका, ठीक है। अब देखो कि भाई जो प्रतिरोध है R, वो क्या करता है, विद्युत के धारा के प्रवाह के अंदर क्या बाधा उत्पन्न करता है, R। तो चालकता जो है या चालकत्व जो है वो क्या होगा, C जो है हमेशा ही R का क्या होगा, उल्टा होगा। C is equal to 1 upon R। R जो है इसका अगर इकाई की बात करें हम, तो R की इकाई होती है ओम, R की इकाई ओम होती है, यानी कि इसको ऐसे शो करते हैं। तो इसका मतलब जो C है, C की इकाई क्या हो जाएगी, 1 बटा ओम हो जाएगी ना, 1 बटा ओम। और 1 बटा ओम होगी तो इसको अगर आप सीधा करके लिखोगे तो क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, समझ में आया, तो ओम इनवर्स हो जाएगी। क्लियर है। ये यहाँ एक छोटा सा फार्मूला हमने बनाया है C का, कुछ भी नहीं है, R दिया हो तो R का क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो उससे क्या हो जाएगी, ये जो है वो चालकत्व बन जाएगा। और चालकत्व की इकाई जो है वो क्या होती है, ओम इनवर्स होती है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, एक तो I is equal to V upon R और दूसरा आपको C is equal to 1 upon R याद रखने हैं। अब इसके बारे में नेक्स्ट देखो ओम का जो नियम है ना, वो नियम एक चीज और भी कहता है, क्या कहता है कि जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है L के, ठीक। L यहाँ पर क्या है, लेंथ है, किसी भी धारावाही चालक की लंबाई लेंगे L, तो R समानुपाती किसके होगा, L के। अच्छा, R जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ काट को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो R किसके समानुपाती, 1/1, ठीक। या फिर ऐसे कहते हैं कि A के व्युत्क्रमानुपाती है। L यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या है, लंबाई है, और A जो है वो अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट, ब्रैकेट में चौड़ाई लिख देते हैं, मतलब धारावाही जो तार होगा उस तार की मोटाई या चौड़ाई कितनी, वो A है। क्लियर। अच्छा, अगर इसको अपन जोड़ते हैं तो R समानुपाती L अपॉन A हो जाएगा, क्या ऐसे तो होगा, ठीक है। R समानुपाती L अपॉन A, दोनों को मिला के लिख दिया, समानुपाती का निशान हटाएंगे तो R is equal to रो L अपॉन A आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया, R is equal to रो L अपॉन A। रो जो है यहाँ पर इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं,
ठीक है, रो क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो आर का ये रो का नाम भी आपने याद रख लेना है। रो जो है उसको हम समानुपातिक स्थिरांक कह सकते हैं, स्थिरांक, ठीक है। और जब L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा तो R इज इक्वल टू रो हो जाएगा, जिसको कि अपन क्या कर देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो एक फार्मूला आपको ये समझ में आ गया होगा कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A बन जाएगा। फिर उसके बाद में देखो भाई, अब हमने अभी ये पढ़ा कि C इज इक्वल टू 1 अपॉन R होता है, अभी पढ़ा था ना। देखो चालकता यानी C, और C इज इक्वल टू 1 अपॉन R, यानी प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, चालकता होता है, ठीक है। प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें कि रो का उल्टा कर दें, रो जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध है, तो रो का उल्टा यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या होगा, विशिष्ट चालकता हो जाएगा, ठीक है। तो देखो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता जो है उस, जैसे इसको चालकता को C से प्रदर्शित किया जाता है ना, ऐसे ही विशिष्ट चालकता को कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है, K की तरह बनता है, ये कप्पा बोलते हैं इसको, है ना, K कप्पा, ठीक, कप्पा। तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा रो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकता कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब इसमें और देख लो, अब देखो इस K को मैं क्या कर देता हूं, रो की वैल्यू रख देते हैं यहां पर, ठीक है। तो रो की वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो देखो मैं रो की वैल्यू आपको बताता हूं कहां से आएगी। इसमें देखो, देखो इसके अंदर तो देखो जैसे इसके अंदर विशिष्ट चालकता कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो है, तो अपने क्या करेंगे, यहां पर पहले रो की वैल्यू निकाल दें कितनी है। तो देखो R इज इक्वल टू, अभी भी हमने पढ़ा था, रो इनटू A अपॉन L था क्या, हाँ L अपॉन A था, L अपॉन A, ठीक है। ये फार्मूला तो अभी हमने लिखा था। अब देखो रो जो है, रो की वैल्यू लिखनी है, तो रो की वैल्यू यहां से निकालते हैं, रो इज इक्वल टू R इनटू A अपॉन L हो जाएगा क्या भाई, रो को अकेला छोड़ दिया, L अपॉन A जो है इसको उधर लेके गए तो A अपॉन L हो जाएगा उल्टा। इस रो की वैल्यू उठा के अब इसमें रखते हैं, तो देखो कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे ध्यान से देखना इसको, मैंने रखा R, मतलब ये इसकी वैल्यू यहाँ रखें, इनटू A अपॉन L, यही तो रखनी है। अब L जो है ऊपर चला जाएगा, तो कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन R इनटू L अपॉन A आ जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत, कर लोगे इसको? चलो अब देखो, चलो मैं इसको इधर कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन R इनटू L अपॉन A हो गया। तो 1 अपॉन R क्या चीज होती है, अभी अभी हमने आज का जो पहला फार्मूला बनाया था, ये देखो C इज इक्वल टू 1 अपॉन R, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो देखो कप्पा इज इक्वल टू C इनटू L अपॉन A आ जाएगा। समझ में आई बात? चलिए ये क्या चीज है, ये विशिष्ट चालकता है, ये चालकता है। L अपॉन A जो है उसको क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना भैया, L अपॉन L जो A है ना, उसको हम सेल कांस्टेंट कहते हैं या फिर सेल नियतांक कहते हैं, सेल नियतांक, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला बनाया आपका, ठीक। L अपॉन A अगर सेल नियतांक है तो फिर देखो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू C इनटू सेल नियतांक, ठीक। सेल नियतांक बन गया। सेल नियतांक का फार्मूला बनाना हो तो क्या बन जाएगा, सेल
है, कपा अपॉन सी। अब इसको क्या करना है आपने, देखो इसी फार्मूले को अगर अपन लिखें तो बन जाएगा सेल नियतांक बराबर कपा जो है वो क्या है, विशिष्ट चालकता है, अपॉन सी जो है वो क्या है, चालकता। तो ये सेल नियतांक का फार्मूला भी ऐसे बन सकता है। ठीक है भाई, तो ये मैंने काफी सारे फार्मूले बना दिए, आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है, R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A होता है, रो इज इक्वल टू R इनटू A अपॉन L होता है, कपा इज इक्वल टू C इनटू L अपॉन A, या C L अपॉन A अगर सेल कांस्टेंट है तो अपन फिर इसको सेल कांस्टेंट से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, लास्ट में अपने पास ये फार्मूला इस तरीके से बन जाता है। ठीक है भाई, चलिए ये हमारा जो हुआ फार्मूले हमने बना लिए। ठीक, अब इसके ऊपर अगर आपको न्यूमेरिकल देखना हो कि न्यूमेरिकल किस प्रकार से आते हैं, तो इन सभी को मतलब ऐसा कोई ना कोई न्यूमेरिकल आएगा जिसके अंदर लगभग सारे फार्मूले काम में लेने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल इसमें करवाता हूं, मान लिया इसके अंदर कुछ फॉर्मूले और हैं अपने को जो देखने पड़ेंगे। चलिए, तो देखो एक न्यूमेरिकल है, देखो एक चालकता सेल, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, आपको पहचानना आना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज जो है वो दी हुई है और क्या हमें कैलकुलेट करनी है। एक चालकता सेल जिसमें 0.008 m KCl विलयन है, ठीक है, ये इसमें भरा हुआ है, का 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध कितना है, 1500 ओम है। ठीक है, ओम है। यदि 0.008 m KCl की चालकता जो है वो अपने को बता दी इसने कितनी, 0.146 into 10⁻³ हो। तो सेल स्थिरांक की गणना करो। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी विशिष्ट चालकता है ना, विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकता या चालकता दोनों एक चीज होती है। तो ये फार्मूला है, क्या पूछा है उसने, सेल स्थिरांक पूछा है, सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक का पहले तो मुझे ये बताओ फार्मूला होता क्या है। सेल स्थिरांक का फार्मूला क्या होगा, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कपा इनटू सी होता है क्या। देखो अभी तो लिखा था कुछ देर पहले, तो कपा इनटू सी होता है। अब पहले तो ये देखो इसमें दिया क्या है, अपने को विशिष्ट चालकता दी है उसने कितनी, 0.146 into 10⁻³ दिया है। ठीक है, R दिया है, R कितना दिया है, 1500 ओम है। इसके अलावा और कोई चीज इसमें इसने सांद्रताएं दी हैं, ये सांद्रताएं हैं, तो इनकी अपने को इस फार्मूले में जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ आपको उसने भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए इनको और इनको दे दिया, ताकि बच्चा इनके बारे में सोचता रहे कि इसका क्या करेंगे। ठीक है, अब अपने को ये दो चीजें दी हैं, तो K तो अपने सामने पड़ा है, C अपने पास नहीं है, देखो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे फिर, तो C को फिर अपन खुद कैलकुलेट करेंगे। कैसे, देखो भैया C = 1/r होता है क्या, पहले मुझे ये बताओ। 1/r ही तो होता है, तो इसका मतलब C = 1/1500 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1/1500 = C हो गया। अब आगे कुछ बचा नहीं इसके अंदर, कपा की वैल्यू रख दो 0.146 into 10⁻³ बटा 1/1500 ऐसे रख दिया हमने। अब क्या करेंगे, 1500 को उठा के ऊपर ले जाओ,
लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा 0.146 इंटू 10⁻³ इंटू क्या आ जाएगा 1500 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका आंसर देख लो कितना आया है 0.219। ठीक है, तो ये क्या हमने सेल स्थिरांक है ना, तो सेल स्थिरांक का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर इनवर्स होती है, तो 0.219 हो जाएगा। आई बात समझ में? कैसे करोगे न्यूमेरिकल? तो ये आपका इस तरीके से इसको आपने करना है सॉल्व। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं हमने। तो देखो बच्चों, ये न्यूमेरिकल और है 0.05 mNaOH, ये इसकी सांद्रता है का विलयन का प्रतिरोध इतना है कह रहा है। इसका सेल स्थिरांक इतना है 0.357 सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात करो। ठीक है, तो अपने को सेल कांस्टेंट दिया हुआ है और प्रतिरोध दिया हुआ है, तो देखो फार्मूला के अपने को ज्ञात क्या करना है विशिष्ट चालकता। देखो सेल स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है, सेल स्थिरांक इज इक्वल टू कपा अपॉन सी। अभी जो इससे पहले न्यूमेरिकल किया उसमें ये तो फार्मूला लिखा था, सेल स्थिरांक इज इक्वल टू कपा इनटू सी। इसकी विशिष्ट चालकता यानी कि अपने को कपा ज्ञात करना है, तो कपा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेल स्थिरांक इनटू सी हो जाएगा। तो सेल स्थिरांक अपने को कितना दिया इसने 0.357 इनटू सी अपने को दिया नहीं इसके अंदर, तो नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, प्रतिरोध तो दिया है, तो सी की जगह क्या रख देंगे 1/r, तो 1/r कितना हो जाएगा 31.6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.111 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऐसे करके बिल्कुल सिंपल से सवाल है, बस आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूले जो है वो चेंज करने आने चाहिए। जैसे अपने को सी इसने दिया नहीं तो अपने पास आर है, तो अपने आर की सहायता से सी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे करके ये न्यूमेरिकल जो है आपको करने हैं। ये आज तो मैंने बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल कराए हैं, कल अपने इसी टॉपिक को फिर करेंगे दोबारा, और इसके अंदर हम देखेंगे कि बड़े न्यूमेरिकल जिसके अंदर 3 स्टेप होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये अपने कल के वीडियो के अंदर